अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। बहुत सारे फैन हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के। और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। पंचायत कराता इसलिए कि उसको खाने को मिलेगा, बस इसीलिए। लेकिन कांग्रेस इसको डिप्लोमेसी समझ रही। अब सवाल यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया, बंद हो गया, वो हो जाने के बाद भी भारत में ऊर्जा जरूरतों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिर रखा, ये एक बड़ी कहानी है, ये एक बड़ी स्टोरी कि भारत $120 प्रति बैरल की तैयारी किए बैठा है कि वहां तक भी अगर प्राइसेस चले गए तो हमारे यहां की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। भारत ये तैयारी कर रहा है कि ये जो फंसे हुए जहाज हैं, ये तो मौके पे चौका जैसी बात है। ये अपने देश जाना चाहेंगे हॉर्मुज से निकलकर, तो ईरान इनको जाने नहीं देगा। तो संभव है कि इन जहाजों पर जो है बढ़िया से तिरंगा लहराया जाए और इनको हमारे बंदरगाहों पर ले आया जाए, इनका टैंक खाली किया जाए, इनको पेमेंट किया जाए, बोले भाई सब जाओ। ये हो रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दिन के 4-5 जहाज निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, और उसमें भारत के 2 हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, आपको ये समझना चाहिए। और ये क्या यूं ही हो रहा होगा, या कहीं तो कोई गोटी भारत ने सही फिट कर रखी है जो अपना काम सही तरीके से इस आफत में कर रहा है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। जी हां, तो पाकिस्तान में दफ्तरा बंद है। अब सवाल यह है दर्शकों कि जो लोग अपने पड़ोसी से मुर्गी चोरी का केस नहीं ठीक कर पाते, नहीं सुलझा पाते, नहीं सुलह कर पाते, और मुर्गी चोरी का केस खानदान दर खानदान, पुश्त दर पुश्त चलता रहता है कि तुम्हारे दादा हमारे दादा का मुर्गी चोरी करके भाग गए थे, इसीलिए तुमसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे लोग भारत को डिप्लोमेसी सिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग ये बतला रहे हैं कि भारत की कूटनीति फेल है। कूटनीति फेल दिखती कैसी है, होती कैसी है, पाकिस्तान की कुछ तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पाकिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक चचा क्या कह रहे हैं, कानून कह नहीं तो कॉर्पोरेट 450 रुपए लीटर ये तेल है, तू तो ही बाजार तो नहीं कोई है हुकूमत देता के नोटिस भी नहीं ना दिवाली में गरीब पसीना पे जोरदार। अगर आपका जी इससे भी नहीं भरा तो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में भारत के लिए क्या बात हो रही है, भारतीय डिप्लोमेसी पर क्या बात हो रही है, पाकिस्तान के अपनी डिप्लोमेसी पर क्या बात हो रही है। अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है, इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने थे। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। गैस का जो क्राइसिस है वो होगा या उसे कैसे निपटा जाएगा, क्या ऑल्टरनेट हमारे पास? अच्छा शाजिब साहब, बिल्कुल इसी तरह ही है, और मैं उससे एक कदम आगे चला जाता हूं। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मेजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे क्योंकि वहां पे जंगी सूरत हाल है, तो हमें उसका मुतबादिल इंतजाम करना है। दर्शकों, ये सब माल मसाला इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे फैन हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के, जैसे कि नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए, और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हैं, और ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। तो सवाल फिर वही है कि भाई पाकिस्तान मध्यस्थता करा देगा, पाकिस्तान 2 लोगों की पंचायत में बैठ जाएगा। भाई वो पंचायत कराता इसलिए कि उसको खाने को मिलेगा, बस इसीलिए। लेकिन कांग्रेस इसको डिप्लोमेसी समझ रही है। दर्शकों, हालांकि ये वीडियो से इतर है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। एक बड़े बीजेपी नेता से यूं ही बातचीत अभी हाल फिलहाल जब होने लगी तो उन्होंने कहा कि इस देश का जैसा विपक्ष है, हम तो कालांतर तक सत्ता से नहीं जाने वाले। सुप्रिया जी की बाइट से आपको समझ में आ गया होगा। खैर, आते हैं उस कहानी पर जिसके लिए आज हम प्रकट हुए हैं। बात यह है कि जो लोग भारतीय डिप्लोमेसी, भारतीय कूटनीति पर सवाल पूछ रहे हैं, उनको ईरान
इजराइल युद्ध, अमेरिका युद्ध के दौरान जो दुनिया में ऊर्जा संकट आया है, उससे जो देश प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं, समझिएगा। लेकिन जिन देशों में बहुत बदतर हालत है, वो है कौन कौन? वो है पाकिस्तान, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा चीन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत खराब है। ऑस्ट्रेलिया में तो पंप्स बंद होने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला मैक्सिमम तेल जो है वो भी मिडिल ईस्ट से ही आता है, खासकर डायरेक्ट मिडिल ईस्ट से तो नहीं, लेकिन जो तेल मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया के रिफाइनरी तक पहुंचता है, उन रिफाइनरी के जरिए ऑस्ट्रेलिया तक वो पूरा तेल जाता है, जो नहीं जा पा रहा है। और अधिकतर तेल जो है बंद हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ऑयल पंप्स बंद होने लगे। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो डाटा है जो कौन सा देश उस इलाके के कितने तेल पर निर्भर है। जापान 73%, साउथ कोरिया 70%, 42%, चाइना 45%, पाकिस्तान 60%, ताइवान और फिर बाकी के देश। जो शहबाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद, 60% सरकारी गाड़ियां सड़क से हटाई जाएंगी, ईंधन भत्ता 50% कटौती होगा, 2 महीने तक 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। कुल मिलाकर बम बनाने का जो भी जिहादी काम है वो सब स्कूल कॉलेज में नहीं करना है, दफ्तर में नहीं करना, घर में किचन में बढ़िया से गैस पे बनाइए। सॉरी, गैस नहीं होगा, गैस पे नहीं बना सकते। जो भी आपके पास नया तरीका हो पाकिस्तान में, आप बम बनाने का काम घर में करिए, बाहर मत निकलिए। अब सवाल ये कि जो लोग लगातार कह रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा ना दोस्त कि अगर 20-25 दिन इस युद्ध के शुरू हुए हो गए हैं और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में, जैसा कि बोरा जी ने हमें बताया और आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा कि 100 से ज्यादा देशों में ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। जबकि आप अगर भारत की बात करें तो प्रीमियम पेट्रोल, यानी जो लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, या फिर जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो साधारण बाइक में भी प्रीमियम पेट्रोल लेते हैं, उनसे 2 रुपया लेकर के सरकार ने गरीब यानी सामान्य नागरिक को मिलने वाली सब्सिडी कम नहीं की। यानी सामान्यतः भारत में ऑयल प्राइसेस स्थिर हैं। अब सवाल यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया, बंद हो गया, वो हो जाने के बाद भी भारत में ऊर्जा जरूरतों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिर रखा, ये एक बड़ी कहानी है, ये एक बड़ी स्टोरी है। नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज जो आपको बेहद रोमांचित करती है वो ये कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद भारत के उन लीडरों में इकलौते हैं जो हर संकट में और उसके बाद बेहद मजबूत बनकर उभरते। अगर आपको नरेंद्र मोदी का कार्यकाल गुजरात में बतौर गुजरात के सीएम याद हो तो फिर आपको याद होगा भुज का वो भूकंप। भुज के भूकंप के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर आई वो बिल्कुल अलग थी। फिर जब आप मॉडर्न यानी आज के समय के बड़े और आफत तरीन तबाही वाले मंजर की सोचें तो फिर आपको कोविड याद आता है। मैं बहुत यकीन से पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे कमेंट में बता देना, नरेंद्र मोदी फर्ज करिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते कोविड में, और वो सरकार होती जो 2004-05 से चली आ रही थी, 2013-14 के बाद भी कंटिन्यू कर रही होती, तो कोविड में फिर इस देश का क्या हाल होता, क्या कहानी होती, वो जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस समय दुनिया के तमाम देशों के लिए भी बंद था, उस समय हमारे जहाज, जैसे कि एक नाम है नंदा देवी, इसके अलावा कई सारे ऑयल टैंकर, गैस टैंकर भारत तक आए। समझिएगा, हम अपने इस वीडियो में बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहे कि दिक्कत नहीं हो सकती है, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है दोस्त। जिस चीज के लिए आप दूसरों पर निर्भर हैं, जिस चीज के लिए आप दूसरों का मुंह देखते हैं, तो उसमें परेशानी है। परेशानी इसीलिए है क्योंकि जिसका मुंह आप देखते हैं उस इलाके में लगी हुई है आग, और उस आग लगी हुई में आपको अपने लोगों को बचाना है। मतलब वो सप्लाई चेन टूटना नहीं चाहिए, लेकिन सप्लाई चेन तो टूट गया है। वो टूटने के बावजूद भी अगर कुछ चीजें आप तक आ पा रही हैं, इसका मतलब यह है दोस्त कि इस तबाही में, इस बर्बादी में जब चारों तरफ आग लगा हुआ है,
फिर इस देश के सिस्टम में कहीं कुछ लोग ऐसे ईमानदार बैठे हैं जो अपना काम जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये हो पा रहा है। नहीं तो जो लोग ये दावा करते हैं कि नहीं नहीं सरकार निकम्मी है, सरकार खत्म है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि दिक्कत हो सकती है, दिक्कत है, क्योंकि हम ऊर्जा स्रोतों के लिए, जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। लेकिन बावजूद इसके जो इंपैक्ट दुनिया के देशों में देखने को मिल रहा है, अगर भारत सरकार भारतीय जनता तक उस प्रभाव को पहुंचने से अभी तक रोक सकी है, तो इसके लिए आपको मौजूदा सरकार भारत की तैयारियों की तारीफ करनी पड़ेगी। आपको सरकार के उस दूरदर्शिता की तारीफ करनी पड़ेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तीसरे चौथे दिन बाद ही, ईरान में जब युद्ध शुरू हुआ उसके तीसरे चौथे दिन बाद दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में ऑयल और गैस प्राइसेस ऊपर चले गए, जबकि भारत में गैस पर 60 रुपए, इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल और नॉर्मल गैस, वो पेट्रोल और डीजल अगर आप छोड़ दें तो इन पर रेट नहीं बढ़े। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं कोई लोग बैठे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और वो एक ट्विटर हैंडल है जिसको आपको मुझे लगता है सुनना चाहिए। उस लिखा है लड़के ने, व्हेन यूरोप वाज सफरिंग फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस, बॉस वाज बाइंग डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। व्हेन ऑल शिप्स आर स्टक एट हॉर्मुज, बॉस शिप्स आर फ्रीली मूविंग। रशिया स्टक इन यूक्रेन, यूएस स्टक इन ईरान, boss bang Pakistan and easily come out from war, boss swag is different। ये ट्वीट बहुत शॉर्ट है, लेकिन कितनी तगड़ी बात कही है इस लड़के ने कि रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, अमेरिका ईरान वॉर में उलझा हुआ है, घुस तो गए, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यह कह रहा है कि लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ठोक भी दिया, दुनिया को दिखा भी दिया, और सेफली वापस भी आ गए। ये एक बड़ी कहानी है। दुनिया के तमाम युद्ध के इतिहास में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जिस भी सेना के पास एग्जिट प्लान नहीं है ना, वो सेना का काम खराब है दोस्त, मामला गड़बड़ है। आपको इसीलिए बार बार इंडियन आर्मी ने जब कहा, हमारी सेनाओं ने कहा, हमारे यहां के लोग मजाक उड़ा रहे कि आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको किसी मिलिट्री ऑपरेशन में चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, और जब आप उसको पा लेते हैं तो उसके बाद आपका एग्जिट प्लान तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए। यानी एस्केलेशन लैडर को हमेशा आपके कंट्रोल में रखो, वो कंट्रोल एडवर्सरी के पास नहीं जाना चाहिए। जो काम यहां अमेरिका नहीं कर सका है, जो काम रशिया से यूक्रेन में नहीं हुआ, इसीलिए मुझे यह लगा कि ट्वीट अच्छा था, यह लगाना चाहिए। अब सवाल यह है कि दुनिया के तमाम देशों में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं इस संकट में, भारत में कमोबेश कंट्रोल है। भारत सरकार बार बार कह रही है कि दिक्कत हो सकती है, दुनिया वैश्विक संकट की तरफ जा रही है, हम लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, यानी पैनिक नहीं करना है। संकट है, संकट से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन भाई हमने कोविड में भी तो सब एक साथ मिल करके लड़े और निकला ये देश। बात बस इतनी है कि संकट में सबको एकजुट रहना है, घबराना नहीं है, किसी भी अफवाहबाजी का शिकार नहीं होना है, और दुनिया के किसी ताकत को इस मौके का फायदा नहीं उठाने देना, वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल। देश को एकजुट रहकर, जैसे आपने कोविड से निपट लिया, और दुनिया ऐसे ही चलती है कि आप किसी से ऑयल गैस खरीद रहे हैं, कोई आपसे चावल दाल आटा खरीद रहा है, ऐसे ही चलता है। ईरान से जिनको लग रहा होगा कि हम ऑयल लेते हैं, तो पहली बात तो ईरान से बहुत कम ऑयल लेते हैं। हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो इलाका है, उस रूट से हमारा तेल बहुत आता है, जैसे सऊदी अरबिया से आता है, इराक से आता है, कतर से आता है, गैस आता है हमारा। लेकिन सवाल जिन लोगों को ये लग रहा है, तो मेरे भाई समझना कि ईरान को हम बासमती चावल से लेके क्या क्या देते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। अभी ईरान में जब धू धू बूम बूम हो रहा है, तो ईरान को हमसे सस्ती दवाइयां चाहिए, वो हम दे रहे हैं। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ भी एहसान नहीं होता है, गिव एंड टेक है, टू वे ट्रैफिक है, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए, दुनिया ऐसे ही चलती है। अब भारत जो कर रहा है वो समझ लीजिए। पहले तो जब ईरान ने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर रहे हैं,
भारत ने ये कहा कि यार हमारा मामला तो खराब हो जाएगा, हमारे तो गैस आता है, हमारा जहाज आता है। भारत ने निगोशिएशंस चालू किए। अब इस तरह के निगोशिएशंस में क्या होता है, मैंने आपसे बताया, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए। अमेरिका ने पनडुब्बी से ईरान का एक वॉरशिप उड़ा दिया, उसमें जितने भी नाविक थे सब मारे गए। एक और वॉरशिप जो ईरान का है वो हमने हमारे कोच्चि शिपयार्ड में रखा हुआ है, पार्किंग में लगा हुआ है। उसमें जितने सेलर्स थे सब भारतीय नेवी की फैसिलिटी में रुके हुए हैं। यानी ये एक बड़ी मदद है ईरान को कि ईरान के कुछ और लोग और एक वॉरशिप जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने तो उनकी नेवी खत्म कर दी। हमने एक कहानी आपकी बचा दी। दूसरा यह है कि हम चाबहार चलाते हैं मेरे भाई, चाबहार पोर्ट। दुनिया में जब ये पूरा इलाका, आप ये समझना, ये पूरा इलाका जब वॉर जोन में तब्दील है, चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर आज भी सुरक्षित, उस पर ना अमेरिका का कोई अटैक है ना इजराइल का। यानी बाकी दुनिया से चाबहार के जरिए ईरान जो है कमाई भी कर रहा है इस संकट के स्थिति में। जिन भी लोगों को इस इलाके से कोई आएगा जिसको पार्किंग चाहिए, जगह चाहिए, वो यहां टोल दे रहा है ईरान को, कमाई हो रही है। दूसरा, चाबहार का पोर्ट और भी मामलों में हमारे लिए आज इस्तेमाल आ रहा है। दूसरा, हमने ईरान से कहा कि अभी जब बम बारूद हो रहा है, तुमको दवाई भी तो चाहिए तो दवाई लो भाई, और कुछ जरूरत हो, खाने पीने का सामान चाहिए तो वो भी बताओ, हम देंगे। ईरान ये बात समझता है कि दुनिया में वो अभी जिन देशों से लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर दुनिया की सुपर पावर से लड़ रहा है। एक, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है जिससे वो लड़ रहा है। दूसरा, दुनिया की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और उसके बगल में ईरान भारत से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। और यही कारण है कि ईरान भारतीय जहाजों को वहां से निकलने दे रहा था तब जब दुनिया के जहाजों पर ईरान बम मार रहा था। हमारे यहां लोग मजाक उड़ाने को उड़ा रहे थे। यह सब तो तब हो ही रहा था। इसके अलावा भारत और क्या कर रहा? भारत ने एक तरीका निकाला। भारत ने कहा कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन इंडियन ओशन से लेकर अरबियन सागर तक अभी ऑयल शिप के कितने कंटेनर्स हैं जो हॉर्मुज के उस तरफ हैं और कुछ जो हॉर्मुज के इस तरफ, पता करो। इंडियन नेवी यहां तक जा रही है, यहां तक। यहां तक जाकर भारतीय शिप्स को इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है, यहां इस पूरे इलाके में, और भारतीय वेसल्स आ रहे हैं। यानी भारत ने एक तरीका जो मैं आपसे बता रहा था वो निकाला है कि जिस भी देश का जो भी वेसल यहां फंसा हुआ है उसको इंडियन नेवी एस्कॉर्ट करे। इंडियन नेवी के यहां पहुंचने का मतलब सिंपल है कि हम वहां कोई युद्ध लड़ने नहीं गए हैं। दूसरा, इस पूरे इलाके की सबसे ताकतवर नेवी है इंडियन नेवी। ईरान नहीं चाहेगा कि जब वो मिडिल ईस्ट में 11 देशों से अभी लड़ रहा है, अमेरिका इजराइल से लड़ रहा है, तब वो भारत को नाराज करना नहीं चाहेगा। इंडियन नेवी के पहुंचने का मतलब सिंपल है कि हम हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी करने के लिए हम दुनिया में कहीं जा सकते हैं। हम बस हमारी चीजों को लेने आए हैं, हमारा युद्ध का कोई इरादा नहीं। दूसरा, जो भी लोग भारतीय वेसल्स और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं, भारत के अंदर ऊर्जा संकट को हवा देने की तमन्ना रखते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब भारत यह कर रहा है कि दुनिया में किसी भी देश का चाहे वेसल हो, चाहे जो पैसा लगे, उसको हम खरीदेंगे। और ये किया है। ये बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, और आपको यह भी पता है कि यहीं से ऑस्ट्रेलिया का भी तेल जाता है। ऑस्ट्रेलिया डिस्टर्ब है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये जो तमाम देश हैं, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब के सब डिस्टर्ब हैं हॉर्मुज के डिस्टर्ब होने से। लेकिन ये जितने डिस्टर्ब हैं उसका एक हिस्सा भी भारत नहीं है, जितनी बड़ी आबादी भारत की है। तो इसकी तैयारी ये हो कैसे रहा है, ये हम कर कैसे पा रहे हैं, ये एक बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है आने वाले समय में। आज का दौर मुझे लगता है कि जैसे हम आप वो कहानी सुनते हैं बांग्लादेश वाली कि अमेरिका की 7th फ्लीट के सामने रशिया ने अपने सबमरीन्स भेज दिए थे, ये कहानी हम आप वैसे ही सुनाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया था, भयंकर वॉर चल रहा था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज निकल पा रहे थे उन जहाजों पर तिरंगा लगा हुआ था।
यानी तिरंगे की ताकत दुनिया ने देखी। अब सवाल वो जो हमारे आपके लगातार मन में आ रहा है कि दुनिया में जब ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस जो हैं बेतहाशा बढ़ रही हैं, हमने इसको कैसे संभाल कर रखा है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है हम आपकी जानकारी में भी है, नहीं तो फिर से याद कर लेंगे। कहानी यह है कि जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, हमने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा बेहद कम रेट्स पर, और हम ये लगातार 3 साल 4 साल तक करते रहे। अब वो काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? जब यूरोप अमेरिका से रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा। भारत अभी भी रूस से डिस्काउंटेड रेट पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। यह तेल हॉर्मुज के रास्ते नहीं, आर्कटिक के रास्ते सुरक्षित समुद्री रास्तों से आ रहा है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे पास जो है, हमने वो खोल दिए। जब हमें लगा कि वो रूट डिसरप्ट हो रहा है, हमने हमारा एसपीआर खोल दिया, यानी मार्केट में तेल की कमी नहीं होने दी, और पूरा का पूरा जो भारत के अंदर का सप्लाई चेन है वो हॉर्मुज की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत रूस से जो ऑयल खरीदता है वो इंडियन रुपीस में खरीदता है। इसके अलावा हम यूएई और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से जो तेल खरीदते हैं वो उसकी डील दिरहम और रुपी में होती है। तो डॉलर का रेट ऊपर जाना हमारे तेल प्राइसेस को बहुत प्रभावित नहीं कर पाता है इस तरह की डील्स में। दूसरा, प्रिसीजन प्राइसिंग जिसकी बात की गई कि सरकार ने बड़ी चालाकी से, जब दुनिया में क्रूड ऑयल के रेट बेहद कम थे, हमारी कंपनियों ने तेल के दाम नहीं घटाए। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल के रेट्स $104 प्रति बैरल तक चले गए हैं, जो संभवतः अगर ये युद्ध लंबा चला तो $120 प्रति बैरल चले जाएंगे, का मतलब भारत की तैयारी ये है, जो सूत्र बतलाते हैं वो ये कि भारत $120 प्रति बैरल की तैयारी किए बैठा है कि वहां तक भी अगर प्राइसेस चले गए तो हमारे यहां की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि युद्ध शुरू हुए 20-25 दिन हो गए, लेकिन आज भी हम जो है स्टेबल है हमारे यहां प्राइसेस जो हैं, और इसीलिए इन्फ्लेशन बहुत तेज ऊपर नहीं गया है जैसे दुनिया के देशों में गया है। चौथा, पांचवा पॉइंट यह है कि ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया है, लेकिन भारत के लिए चाबहार पोर्ट के जरिए एक सेफ कॉरिडोर खुला रखा है। भारत और ईरान के पुराने रिश्ते और चाबहार में भारतीय निवेश की वजह से भारत को कुछ सीमित मात्रा में तेल की खेप गुप्त रास्तों से मिल रही है। ये गुप्त रास्ता मुझे लगता है कि कुछ आप समझ भी रहे होंगे, बहुत सारा खेल समंदर के अंदर अभी इंडियन नेवी भारत सरकार खेल रही है, जो मुझे लगता है अगली खबर जब मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ अंदेशा मैंने पहले आपको दिया भी है, उससे आपको लग जाएगा। खेल क्या है? खेल देखिए, खेल यह है कि ईरान से चीन के लिए निकला था एलपीजी जहाज, भारत ने बीच में ही खरीद लिया, रुपए में पेमेंट। क्या खेल है ये भाई? दुनिया का जो सिस्टम है वो हिला हुआ है, सप्लाई चेन बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे जहाज जो कभी गए थे वो अब समंदर में फंसे हुए हैं। भारत ये तैयारी कर रहा है कि ये जो फंसे हुए जहाज हैं, ये तो मौके पे चौका जैसी बात, ये अपने देश जाना चाहेंगे हॉर्मुज से निकलकर, तो ईरान इनको जाने नहीं देगा। तो संभव है कि इन जहाजों पर जो है बढ़िया से तिरंगा लहराया जाए और इनको हमारे बंदरगाहों पर ले आया जाए, इनका टैंक खाली किया जाए, इनको पेमेंट किया जाए, बोले भाई साहब जाओ। ये हो रहा है। ये जहाज जो चीन के लिए निकला था, इसको बीच में ही मोड़ लिया, बोला जरा उधर चलो मुंबई की तरफ, और बकायदा इसकी अनलोडिंग हो गई है। अगली खबर जब आप देखेंगे तो वो आपको मुझे लगता है समझना चाहिए। ईरान युद्ध को लेकर एक सर्वदलीय बैठक थी, कुछ लोगों की यह चिंता थी, आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत जी की चिंता कि भाई पाकिस्तान जो है वो कर रहा है मध्यस्थता, हम क्यों नहीं कर रहे? जिनके हाथ में कटोरी है, जो कहानी है कि चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली बात है कि भीख आ गया तो घर में रोटी बनेगी, नहीं तो कहानी खत्म है। कांग्रेस का मानना है कि पाकिस्तान अगर ये मध्यस्थता कर रहा है जैसा कांग्रेस कह रही है और कोई नहीं कह रहा, तो ये बड़ी बात है। जयशंकर साहब ने कहा कि हेलो, हम लोग कमीशन खोर हैं क्या, ब्रोकर हैं, हिंदी में दलाल कहते हैं। बोला हम दलाल नहीं है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान कर रहा है, अपनी जरूरतों के लिए कर रहा है, तो इसमें हमारे यहां लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत है?
भारत की डिप्लोमेसी क्या है, भारत क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो दुनिया की आफत देख के, जहां चीन अपने एसपीआर को नहीं खोल रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को नहीं खोल रहा है, और उसने अपने यहां ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके भी जहाज आ रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दिन के 4-5 जहाज निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, और उसमें भारत के 2 हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, आपको ये समझना चाहिए। और ये क्या यूं ही हो रहा होगा, या कहीं तो कोई गोटी भारत ने सही फिट कर रखी है जो अपना काम सही तरीके से इस आफत में कर रहा है। तेल हम पैदा नहीं करते, तेल हमारे पास है नहीं, हम दुनिया पर निर्भर हैं, जैसे बाकी दुनिया के देश ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। इसीलिए जो लोग आपके यहां पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, तबाही क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए कहा, जयशंकर साहब बिफर गए मीटिंग में, बोला यार क्या ड्रामा है। आप लोग पाकिस्तान की बात सुनने से पहले थोड़ा हमको भी सुना करो, थोड़ा सरकार को भी सुना करो। दूसरी एक मजेदार बात सुनिए कि अर्जेंटीना जैसा कि लिखा गया है कि अर्जेंटीना हमसे करीब 20-25 हजार किलोमीटर 25,000 किलोमीटर दूर है। ये रहे हम, ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने केवल मार्च के महीने में हमको 50,000 टन गैस भेजा है, 50,000 टन। ये तब हो रहा है क्योंकि हमने पिछले 10-5 सालों में दुनिया में कुछ देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को डेवलप किया है, रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है। और यही कारण है कि अर्जेंटीना जैसा देश आज जब भारत में एक तरह का गैस संकट है, उसमें हमारी मदद कर रही है। सीनियर पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, लिखते हैं पश्चिम एशिया के युद्ध में सारी दुनिया अब झुलसने लगी है, शुक्र मनाइए, कांग्रेस की बात में मत आइए। शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं। श्रीलंका में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है, हर कार को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर और दोपहिया वाहनों को 5 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में 5 घंटे का ब्लैकआउट, पेट्रोल की राशनिंग, यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही। पाकिस्तान की कहानी मैंने आपको बता ही दी। म्यांमार में पंप बंद, पेट्रोल पर ऑड इवन स्कीम लागू हो गया है। कंबोडिया, लाओस में ईंधन स्टेशन बंद हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। न्यूजीलैंड में हर दिन आप कार लेकर नहीं निकल सकते, कई उड़ानें रद्द हैं। इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 से 40% तक बढ़े हैं। दोस्तों, जब आपको मैं ये खबर बता रहा हूं तो थोड़ा सा अपने देश का शुक्रिया कहिए। आप खुद पर घमंड कर सकते हैं कि आप इस देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये देश आपको दुनिया के इस वैश्विक संकट में हद से हद तक आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए मौजूदा सरकार, जो कुछ ऐसे लोग जो अपना काम वफादारी, ईमानदारी और 24/7 एकदम मशीन मोड में कर रहे हैं इस आफत में, उनको सलाम करना बनता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।